हेलो गाइस, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब पे। और आई होप आप लोगों ने आज का दिन एंजॉय किया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं आज की क्लास की। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट की क्लास में पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में, हम लोगों ने लास्ट दो क्लासेस में मौर्य वंश की क्विज को भी किया जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए। आज उसी के आगे से हम लोग नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो देख लीजिए क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके आगे देखिए मौर्य वंश जो है एंड हो चुका है और हम लोगों का नया आ गया है मौर्योत्तर वंश, यानी कि मौर्य मौर्य के वंश के बाद कौन कौन से वंश हैं, छोटे छोटे वंश आए हैं, उनकी बात हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल को अन्य किस नाम से जानते हैं? ब्राह्मण काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी वजह क्या रही है? क्योंकि इस समय देखिए मौर्य काल में जो बौद्ध धर्म है, मौर्य काल के स्टार्टिंग में जैन धर्म और बाद के कालों में बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला। पर होता क्या है, जैसे जैसे मौर्योत्तर काल आता है या मौर्य काल का पतन होता आता है तो धीमे धीमे ब्राह्मण काल आ रहा है। ब्राह्मण काल का मतलब हिंदू धर्म क्या है, धीरे धीरे फल फूल रहा है। शैव धर्म, विष्णु धर्म, ठीक है, शैव उपासना, विष्णु उपासना, इन सब की क्या है, बढ़ोतरी हो रही। लोग इस धर्म में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, इनकी प्रख्याति होने लगी है। तो हम लोग जानेंगे कि क्यों आखिर बृहदत्त की हत्या की गई। तो जैसा कि चंद्रगुप्त को लेकर चलते हैं कि उनका सपना था अखंड राज्य का, अखंड भारत का, ठीक है। जब कोई चीज़ ज़्यादा विशाल होती है तो क्या है, उसे कोई एक व्यक्ति संभाल नहीं पाता। उसके लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे उसे प्रांतों में बांटा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जितना भी भारत पर क्या है, भारत का साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो छोटे छोटे प्रांतों में बटा था। अब होता क्या है कि धीमे धीमे चंद्रगुप्त मौर्य तो मान लीजिए शक्तिशाली राजा था, कुशल प्रशासनिक राजा था, पर उसके बाद जो है बिंदुसार और अशोक, ये भी काफ़ी शक्तिशाली शक्तिशाली राजा रहे। और इनकी भी क्या है, कुशलता की वजह से भारत में एकता बनी रही। पर धीमे धीमे क्या होता है, पतन होता जा रहा है। जो शासक हैं वो इतने योग्य नहीं रहे। इस वजह से क्या है, जितने प्रांत हैं उनकी स्वायत्ता अपने आप में आ रही है, यानी वो खुद में स्वायत्त हो रहे हैं। अगर आज की वजह देखते हैं, अगर आज के बारे में देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए सेंट्रल है हम लोग की दिल्ली, अगर केंद्र सरकार कमज़ोर हो जाती है और जितने अन्य राज्य हैं जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, और ये खुद को कहें कि हम मजबूत हैं और हम अपनी खुद की अलग सरकार चलाएंगे, हमें देश से लेना देना कुछ नहीं है। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर का मामला था कि जम्मू कश्मीर चाह रहा था कि हम अलग हो जाएंगे, हम स्वयं स्वतंत्र बन जाएंगे। तो उस समय भी ऐसा ही था, जो प्रांत थे वो स्वयं अलग अपना क्या हुक्म चलाना चाहते थे, स्वयं राजा बनना चाहते थे, अपना अलग अलग प्रांत का मुखिया बनना चाह रहे थे, ठीक है। वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। तो होता क्या है, जो बृहदत्त हैं यानी कि लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्य पीरियड, तो ये काफ़ी कमज़ोर शासक थे। इनकी वजह से क्या है, प्रांत अलग अलग बट गए थे। तो इनके जो सेनापति थे उनका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग। जब बृहदत्त अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे, पुष्यमित्र शुंग ने उसी समय बृहदत्त की हत्या कर दी और स्वयं जो है शुंग वंश की स्थापना कर दी, यानी मौर्य वंश का अंत वहां से हो जाता है। और पुष्यमित्र शुंग थे कौन? वो थे बृहदत्त के सेनापति। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। इसके अलावा कब हुआ है? 185 ईसा पूर्व में। अब हमें जानकारी कहाँ से मिलती है शुंग वंश की या पुष्यमित्र शुंग के बारे में? तो देखिए हम लोग देखते हैं बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है? हर्षचरित लिखी है। एक आप लोगों ने हिंदी में पढ़ी होगी कादम्बरी, वो भी बाणभट्ट ने लिखी है। तो जो ये हर्षचरित है इसमें क्या है, हमें पुष्यमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। और पुष्यमित्र को इसमें क्या कहा गया? अनार्य, ठीक है। क्या वर्ड यूज किया गया है? अनार्य। और कहाँ से जानकारी मिलती है? तो देखिए उससे पहले हम लोग जानते हैं, साक्ष्यों से पहले, कि एक बार ये मैप देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था उस समय शुंग वंश। तो ये है शुंग एम्पायर, ठीक है। इनकी राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र, यानी कि अभी राजधानी नहीं बदली है, मौर्य काल में जो राजधानी रही है वहीं इनके समय में भी है। इसके अलावा देखिए ये सातवाहन एम्पायर, जो एम्पायर है ये भी खड़ा हो रहा था धीमे धीमे, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है? प्रतिष्ठान या पैठान। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, अमरावती। और ये चोलाज हैं, ये दक्षिण के हैं, ये इनके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहरूत, ठीक है। तो बहरूत का स्तूप है, ये कहाँ पे है? ये बिहार में है, ठीक है। विदिशा, साकेत, सगाला, इन सब जगह पे क्या है? सिंह वंश का
राज्य हो गया था, ठीक है, अधिकार हो गया था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये हमें जानकारी मिलती कहाँ से है। तो पहली जानकारी हमें मिलती है पुराणों से। कौन कौन पुराण है? वायु पुराण और मत्स्य पुराण, इनसे हमें शुंगवंश की जानकारी मिल रही है। दूसरा भी जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, हर्ष चरित्र, बाण भट्ट की जो रचना है हर्ष चरित्र, इससे भी जानकारी मिलती है। और पिछली क्लासेस में, स्टार्टिंग की क्लास में पतंजलि की बात कर रहे थे, तो पतंजलि कौन है? पुरोहित हैं शुंग किसके? पुष्यमित्र शुंग के। और इनकी रचना है महाभाष्य, हमें इनसे भी जानकारी मिलती है। और इसमें क्या है, इसमें हमें यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो दो हैं जिनसे यवनों की जानकारी मिलती है आक्रमण की, एक गार्गी संहिता जो कि ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ, ठीक है। किसने लिखा है गार्गी संहिता? कात्यायन ऋषि, ठीक है। और इनसे भी हमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, और इससे भी यवन आक्रमण का हमें उल्लेख मिलता है। और ये पता चलता है कि इसका दमन किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, जो कालिदास ने लिखी है, कौन सी? मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। ये रचना लिखी थी, ये भी कालिदास भी शुंग यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबार के एक दरबारी थे, ठीक है, राजकवि जिसे कह सकते हैं। तो उन्होंने ये रचना लिखी थी मालविकाग्नि मित्रम। तो इसमें क्या है, इन्होंने शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन किया है। और इसमें और क्या इन्होंने लिखा है, जो अग्निमित्र थे, ठीक है, अग्निमित्र के बारे में लिखा है, उनकी प्रेम संवाद के बारे में लिखा है, ठीक है। ये जो लाइन है अग्निमित्रम, ये इसी से बनी है। ये अग्निमित्रम कौन थे? इनके पुत्र, किसके? पुष्यमित्र के प्रेम संबंध के बारे में लिखा है। दिव्यावदान, इससे क्या है, पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने की जानकारी मिलती है। मतलब इसमें ये वर्णित है कि जो अशोक ने 84,000 स्तूप बौद्ध धर्म के लिए बनाए थे, उनको किसने तोड़ दिया? पुष्यमित्र शुंग ने। तो इससे जानकारी मिलती है कि क्या मिलती है जानकारी, कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो बौद्ध धर्म के अपोजिट थे, या कह सकते हैं उत्पीड़क थे, यानी परेशान करते थे, शोषक थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अभी इसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए, पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें, वो तो साहित्य हो गया, और स्रोत कौन से मिले हैं? तो पहला जैसे अयोध्या अभिलेख, इसमें क्या है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की चर्चा मिलती है। तो ये अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराए गए हैं? तो पतंजलि जो ऋषि हैं, ठीक है, उनके द्वारा कराए गए हैं। 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ, इसकी चर्चा हमें मिलती है किससे? अयोध्या अभिलेख से। और देखिए, जो ये अश्वमेध यज्ञ कराया था ना, इसको पकड़ लिया गया था, इस घोड़े को, तो इसी वजह से इनका यवनों से युद्ध हुआ था, ठीक है। ये यवन आक्रमणकारी तो थे ही थे, और जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया तो ऐसा मतलब जानकारी में मिलता है इतिहास में कि इनका शायद घोड़ा पकड़ लिया गया था, तो उसकी वजह से इन्होंने यवन से क्या है, यवनों से युद्ध किया था। बेस नगर का अभिलेख, ये यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, ठीक है। ये क्या है? गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ, गरुड़ बना हुआ है। इससे हमें भागवत धर्म का पता चलता है, या भागवत धर्म की जो प्रख्यात है इतना, उस समय इस चीज की जानकारी मिलती है। ये बात क्लियर हो गई? बेस नगर के अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? भागवत धर्म के प्रचलन में होने की, या अधिक प्रचलन में होने की जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है भरुत। तो भरुत क्या है? भरुत एक स्तूप है, और ये स्तूप किससे संबंधित होते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। तो जैसा कि अभी पीछे बताया गया है क्या, पुष्यमित्र शुंग को, कि ये इन्होंने 80,000 स्तूपों को तोड़ दिया था, पर ऐसा नहीं कि इन्होंने तोड़ा है, इन्होंने देखिए भरुत स्तूप बनाया भी है। तो इस वजह से लेकर ये कहना भी गलत होगा कि ये बौद्ध स्फुलिंग था, परंतु माना ऐसा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं अगली लाइन पर। तो ये देखिए, वही मैं बता रहा था, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था, बौद्ध ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है। परंतु जो भरुत स्तूप है, इसका बनाने का श्रेय भी किसको जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। तो हो सकता है कि वो विरोधी ना हो, परंतु उसका मतलब नाम लिखा गया हो, ऐसा दर्ज किया गया हो, तो ये चीज़ अभी जो है कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं इसे। इतिहासकार अभी एक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। तो इतिहास में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे सीधे नतीजे पे पहुंचना मुश्किल होता है, तो इस पे तो आप लोगों को अपना स्वयं विचार प्रकट करना होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विदर्भ या बरार की विजय। तो विदर्भ के बारे में आप लोग बताइए, ये विदर्भ कहाँ है?
अभी हिंट देते हैं कि इससे पहले जो है विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी जीती है। रणजी, लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी जीती है बीते सालों में। तो ये विदर्भ कहाँ का है, तो बताइएगा। तो विदर्भ के शासक थे यज्ञसेन, और यज्ञसेन को क्या माना जाता है, शुंगों का स्वाभाविक शत्रु। ठीक। तो विदर्भ क्या है, जैसे मैंने कहा ना, धीमे धीमे जब कमजोर हो गई सत्ता, तो छोटे छोटे प्रांतों का अपनी स्वायत्त बना लिया उन्होंने, मतलब स्वयं एक सत्ता बना ली, स्वयं खड़े हो गए, अपनी सेना इकट्ठा कर ली। तो उसी में से क्या है, विदर्भ राज भी है। और इनके शासक कौन थे, यज्ञसेन। तो पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और फिर से विदर्भ को मगध में मिला लिया, यानी यज्ञसेन यहाँ पर परास्त हो गए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी, मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है या इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री की घटना है जो आप लोगों को याद रखनी है। किसने, अग्निमित्र ने। इसके अलावा देखिए, मैंने अभी कहा था ना, यज्ञसेन की जो चचेरी बहन थी मालविका, और अग्निमित्र के प्रेम की कथा भी क्या है, इस पुस्तक, किसमें, मालविकाग्निमित्रम में उल्लेखित है। यह मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी है, कालिदास ने। ठीक है। तो इससे हमें तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की जानकारी मिलती है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। खारवेल से युद्ध। तो खारवेल कहाँ से जानकारी मिलती है, खारवेल है कलिंग का राजा। तो देखिए, देख रहे हैं आप, एक विदर्भ टूटा और कलिंग ने भी अपनी स्वायत्ता प्राप्त कर ली है। कलिंग कहाँ है वर्तमान में, तो कलिंग है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में कलिंग। जानकारी कहाँ से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग का राजा खारवेल था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कलिंग का राजा कौन था, खारवेल था। और खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पुष्यमित्र हारे थे, ना कि खारवेल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यवन आक्रमण की बात करते हैं। तो यवन आक्रमण की जानकारी हमें किससे मिलती है, मालविकाग्निमित्रम से और गार्गी संहिता से। ठीक है। तो कौन था यवन राजा, डेमेट्रियस या दिमित्र। ठीक है, डेमेट्रियस या दिमित्र। तो इसमें हुआ क्या है, इतिहासकारों के अनुसार पुष्यमित्र ने क्या है, खदेड़ दिया है सिंधु नदी तक यवनों को। कहाँ तक, सिंधु नदी के पार तक खदेड़ दिया था। और इनका अधिकार वैसे कहाँ तक हो गया था, नदी के पार तक। तो इनका अधिकार साकेत, मथुरा और पाटलिपुत्र पहुंचने वाले थे। ठीक है। पर जब इनका पाटलिपुत्र में युद्ध हुआ है किसके साथ, पुष्यमित्र के साथ, तो इन्होंने क्या किया, सिंधु नदी के पार तक उन्हें खदेड़ दिया, यानी बुरी तरीके से पराजित किया है। अब हम लोग देखते हैं पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी कौन रहे हैं। तो पुष्यमित्र तो थे संस्थापक। अब उनके बाद, मृत्यु के बाद, उनका पुत्र जो है अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ है। तो अग्निमित्र को भेजा गया था कहाँ, यज्ञसेन से लड़ने। ठीक है, विदर्भ के युद्ध में। तो बात आती है भागवत की। तो जो भागवत है वो शुंग वंश का 9वां राजा था, या भागभद्र नाम है। सही नाम क्या है, भागभद्र ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। ठीक है, ये वही गरुड़ स्तंभ है जिसकी भी मैंने पहले बात की थी। और स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। तो इस गरुड़ स्तंभ से जानकारी मिलती है कि उस समय क्या है, विष्णु या जो वैष्णव धर्म है वो अपने चरम पर था। क्या कहते हैं इसे, वैष्णव धर्म। ठीक है, अपने चरम पे था। देखिए, हिंदू धर्म भी बटा हुआ है, शैव धर्म, हिंदू धर्म में भी क्या है, शैव, वैष्णव। तो ऐसा नहीं कि एक सिंपल सी शाखा है। तो कुछ लोग जो है शिव को उस समय मानते थे, कुछ लोग विष्णु भगवान को मानते थे। तो उस तरीके से तब भी बटा हुआ था। अब बात आती है देवभूति, जो कि इस वंश के अंतिम शासक थे। ये काफी विलासी थे। ठीक है। और अब समझ सकते हैं, जो व्यक्ति विलासी होगा तो नॉर्मल सी बात है, अपने राज्य की तरफ ध्यान कम देगा, कमजोर होगा। और सेम जैसे इनके पूर्वज यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा की हत्या की थी, वैसे ही इनके मंत्री जो हैं वसुदेव, वो देवभूत की हत्या कर देते हैं। तो कौन हत्या करता है, वसुदेव। और इसी के बाद एक नए वंश कर्ण वंश की स्थापना की गई है। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। शुंगकालीन कला के बारे में चर्चा करते हैं कि उस समय क्या क्या ऐसा था, कौन सी साहित्य लिखी गई और कौन सी कला। तो शुंग काल में ही संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। तो देखिए, इस समय जो है बहुत जोर दिया गया है संस्कृत भाषा पर और हिंदू धर्म पर। मतलब पहले बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का, और शुंग काल के समय में किसका,
हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ है। इसके उत्थान में महर्षि महर्षि जो है पतंजलि का विशेष योगदान था। और ये जो मनुस्मृति है जो कि काफी विवादित रहती है, वो लिखी गई है किस समय, शुंग काल के समय में। इज इट क्लियर? तो वर्तमान स्वरूप की संरचना कब हुई है? इसी काल में। अब ये बताइएगा, लास्ट क्लास में जो स्टार्टिंग की क्लास में थी मैंने बताया था मनुस्मृति की रचना किसने की है, तो आप इसके रचनाकार बताइएगा। ठीक है, मैंने शुरुआत की क्लास में आपको पढ़ाया था, तो इसके रचनाकार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस काल में ही भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ। देखिए शैव धर्म काफी पहले से चला आ रहा है। अगर आप देखें तो सिंधु सभ्यता में भी क्या है, शिवलिंग मिलेगी आपको या पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलेगी, परंतु जो भगवान विष्णु की प्रख्यात है या प्रचलन में हुए हैं, पूजा में बढ़ोतरी हुई है या लोग जो है ज़्यादा मानने लगे हैं, फॉलोअर बढ़ गए हैं, वो कब हुआ है? शुंग काल में। ठीक है, तो वासुदेव भी, जो वासुदेव है वो किसकी, विष्णु भगवान की उपासना करते थे। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। देखिए जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इन्होंने भी ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया, और इसके अलावा जो वसुदेव हैं जिन्होंने हत्या की है किसकी, इनके अंतिम शासक बृहदत्त की, वो भी ब्राह्मण धर्म का उत्थान करने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि दोनों ही समय में हिंदू धर्म का क्या है, काफी उत्थान हुआ है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, कर्ण वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कर्ण वंश के बारे में। वसुदेव जो थे, यानी कि मंत्री देवभूत के, तो इन्होंने हत्या कर दी थी, और 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की इन्होंने स्थापना की है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आता है, केवल ये आता है कर्ण वंश के शासक या स्थापना स्थापना करने वाले कौन थे। ठीक है, तो वसुदेव थे। और कहाँ से जानकारी मिलती है, तो बाण भट्ट रचित हर्षचरित से हमें जानकारी मिलती है। तो वसुदेव कर्म ने 9 वर्ष तक, भूमिपुत्र ने 14 वर्ष तक, नारायण कर्म ने 12 वर्ष तक, और सुशर्मा कर्म ने 10 वर्षों तक, ये इनके अंतिम शासक थे। सुशर्मा कर्म, तो इन्होंने 10 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद क्या है, इनकी भी सेनापति ने इनकी हत्या कर दी है। तो देखिए क्रम चला आ रहा है, जहाँ राजा कमजोर होता है हत्या कर दी जाती है। तो ये सुशर्मा कर्म भी काफी कमजोर राजा रहे, इस वजह से इनके सेनापति सिमुक ने, ठीक है, हत्या कर दी। और सिमुक कौन सा नया वंश चालू करेंगे, तो अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो फिर से एक बार ये देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की, किसकी हत्या करके, देवभूत की। कब? 75 ईसा पूर्व। जानकारी कहाँ से मिलती है, बाण भट्ट रचित हर्षचरित से। ठीक है, हर्षचरित से। और इनके अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा कण्व, जिन्होंने 10 वर्षों तक मगध पर शासन किया है। और इनकी हत्या किसने की है? सिमुक ने, 60 ईसा पूर्व। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले पीरियड पे या अगले वंश पर। तो अगला वंश कौन है? आंध्र सातवाहन वंश। तो इससे दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, अभी हम बताएंगे वो कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये जो एरिया फैला हुआ है ये कौन सा है? आंध्र सातवाहन का रीजन है, ठीक है, राज्य है। तो इसकी राजधानी कौन थी? प्रतिष्ठान या पैठान, जो कि महाराष्ट्र में है। ये बात क्लियर हो गई। बाकी देखिए अस्माका है, अमरावती है, अमरावती भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। विदर्भ भी आपको अब समझ गए होंगे, विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कि सातवाहन के शासकों ने अपनी राजधानी किसे बनाया है? प्रतिष्ठान को स्थापित किया है। सिमुक को किस अन्य नामों से जानते हैं? शिस्तक और सिंधुक। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, अगर कोई भी अच्छा एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन ऐसा आता है। सातवाहन वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग कतई रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इतनी बार पूछा गया होगा जितनी बार एग्जाम हुआ होगा। लगभग हरी जितनी भी एक बार एग्जाम होता है क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी फॉर्मेट में जरूर पूछते हैं। यानी ये नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इन्हें क्या है, पश्चिम के स्वामी के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? पश्चिम के स्वामी। और देखते हैं हम लोग सातवाहन काल की भाषा कैसी है? प्राकृत। और लिप कैसी है? ब्राह्मी। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अशोक के समय की क्विज में पूछा था, अशोक के टाइम की लिप और राजभाषा, तो वो किसी ने आंसर दिया था ब्राह्मी और देवानगरी, तो वो आंसर सही था। ठीक है, आप लोग ऐसे आंसर किया करिए ताकि पता चलता है कि आप लोग क्या है उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अब इसकी भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सातवाहन काल की भाषा क्या है? प्राकृत, और लिप है ब्राह्मी।
हाल ने, ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गौतमीपुत्र सतकर्णी वाला। हाल ने किसकी रचना की है? गाथा सप्तशती की। तो ये क्वेश्चन नो डाउट आपको कतई रट लेना है, क्योंकि ये भी काफ़ी बार आया है। इसके अलावा गुढ़ाद्य ने बृहत कथा कोश की रचना की है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं मुद्रा चांदी। देखो, हाँ, इस समय की मुद्राएं के बारे में बात करते हैं। तो कैसी मुद्रा यूज होती थी? चांदी की, तांबे की, सीसा, प्रोटीन और कांसे की, यानी अभी गोल्ड नहीं चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं आपसे कि क्या सोने की धातुएं चलती थी, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। इसके अलावा इस समय प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो आपको ये शायद नाम सही से ना दिख रहा हो, ये है सुपारा या सुपारा। ठीक है, सोपारा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और दूसरा कौन सा है? कलियन। अगर आपको इसको देखने में स्लाइड को दिक्कत आ रही है तो कल थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। और ये जो है, आंध्र सातवाहन वंश 3 भागों में बटा था प्रशासनिक रूप से। जैसे कि पहले विश्व और जन इस तरीके से बंटते थे, वैसे भी ये 3 भागों में बंटता था। पहला जनपद, सेकंड है आहार, और तीसरा है गांव। और इस समय की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कौन कौन सी हैं? पहला है कार्ले का चैत्य, और दूसरा है अमरावती कला का विकास। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही केवल डिस्कस करेंगे। तो जो मौर्योत्तर काल के अभी और भी राजा हैं, ये राजा थे जो कि क्या हैं? देसी राजा हैं, या भारत देश में ही निवास करते थे। अभी विदेशी भी इसमें शासन करेंगे आके, जैसे कुषाण वंश के बारे में बात करें या और भी, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक बार सब कुछ फिर से देख लेते हैं कि आपको क्या क्या एकदम अच्छे से तैयार करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से आप लोग देखिए, सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, कहाँ से जान बाण भट्ट की हर्षचरित से जानकारी मिलती है, और क्या कहा गया है? अनार्य। तो ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। और ये तो आपको मैप देखना ही देखना है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, वायु पुराण और मत्स्य पुराण से हमें सुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो ये भी तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट तो ये हर्षचरित पहले बता ही चुके हैं, और ये भी पहले बता चुके हैं, पतंजलि का महाभाष्य। इस पॉइंट को भी याद कर लेना है। 4 नंबर पॉइंट, गार्गी संहिता, इससे यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं, तो दिव्यावदान से हमें 84,000 स्तूपों को तोड़ने की जानकारी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचवा। इसमें हम लोग चेक करते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2 अश्वमेध यज्ञों की चर्चा किससे मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बेस नगर का अभिलेख अभी तक आया नहीं है, बट आप लोग एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। भरूच का लेख 7 नंबर, ये भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरूच का स्तूप किसने बनाया था? पुष्यमित्र सुंग ने। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे लाइन पे। तो इसमें क्या है, पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, परंतु उसने क्या है? भरूच स्तूप का निर्माण किया है। तो ये चीज लाइन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए क्या पूछा था, विदर्भ कहाँ पाया था? पहला क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट बनता है। तो महाराष्ट्र। तो पहला आपको याद रखना है महाराष्ट्र। विदर्भ का शासक कौन था? यज्ञसेन। अगला पॉइंट, यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जब युद्ध हुआ है तो कौन जीता है? पुष्यमित्र शुंग। और किसको भेजा था? अग्निमित्र को। और ये नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, माल विकाग्न मित्रम में किसकी बारे में पता चलता है? यज्ञसेन की चचेरी बहन और अग्निमित्र के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। केवल यही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। इस पॉइंट को याद करिएगा, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं यवन आक्रमण की जानकारी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गार्गी संहिता से यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, और बाकी इसमें इतना कुछ पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। तो इसमें भी आपसे ये चीज़ नहीं पूछी जाती है, नॉर्मली नहीं आती। ये आ सकता है भागवत या भागभद्र संघ वंश का कौन से नंबर का राजा था? तो 9वें नंबर का। इसको एक बार याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देवभूत इस वंश का अंतिम शासक। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम शासक आपको सभी के याद रखने हैं। ये जब सारे हो जाएंगे तो एक बार आपको हम अलग से भी बता देंगे, ठीक है। और इनकी हत्या किसने की? वसुदेव ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग शुंगकालीन कला के बारे में। तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है कि मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई है।
किसने की है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, पहले भी कहा मैंने। और इस समय क्या है, भागवत धर्म का उदय हुआ है और वसुदेव विष्णु भगवान की उपासना करते थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं कर्ण वंश पे। इसमें देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट आपको रखना है। तो पहला है कि प्रथम कौन थे, तो वसुदेव, जिन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की है। जानकारी कहाँ से मिलती है, बाण भट्ट रचित हर्षचरित से। और लास्ट क्या है, सुशर्मा कर्ण की हत्या की है इनके सेनापति सिमुक ने। तो इसमें यही पूछा था कि किसकी और किसने हत्या की है। बाकी ये मैप आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ये है आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की है। आंसर है आपका सिमुक। सिमुक को अन्य किस नाम से जानते हैं, शिष्टक और सिंधुक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे फिर से मैंने कहा, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है आंध्र सातवाहन वंश का, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और इसे किस नाम से जानते हैं, पश्चिम का स्वामी। लास्ट स्लाइड है ये आप लोगों की, इसे देख लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। ये रचना का नाम पूछा जाता है। और उस समय रचना कौन सी लिपि और भाषा थी, तो भाषा प्राकृत और लिप ब्राह्मी थी। बाकी इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, ये पॉइंट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगेगी। अगर आप लोग आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो जाकर नीचे लाल बटन दिख रहा होगा और सामने आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तो इसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे मौर्योत्तर काल से ही, जो बाकी बचे हुए विदेशी राजा हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पीरियड्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो जाकर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।